अस्सलाम वालेकुम। JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, उसके बारे में अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट आई है कि जो ये मुआहिदा बेसिकली हुआ था 2015 में ईरान के, और दूसरी साइड पे जो थे यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट जो मेंबर है, यूके, यूनाइटेड नेशन, इसके अलावा यूके, यूएसए, इसके अलावा चाइना, रशिया, जो फ्रांस है, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का एक नेशन जो कि जर्मनी है। इन दोनों के दरमियान बेसिकली ये एक डील हुआ था, ईरान न्यूक्लियर डील। तो थोड़ा सा इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देखेंगे बैकग्राउंड पे कि इस डील का मेन जो मकसद था वो क्या था। इसके अलावा अभी जो ये JCPO है, इसको बाद में 2018 में जो अमेरिका है उन्होंने इस डील से विथड्रॉ किया, इस डील को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस डील को ख़त्म करने के बाद जो ईरान है उस पर क्या इफ़ेक्ट्स आए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुआ 1957 को, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्री मतलब जो यूरेनियम है उसको मतलब सिर्फ एज अ पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि कोई मिलिट्री के लिए या जो न्यूक्लियर वेपन है उस पर्पस के लिए उसको कोई भी मतलब जो मुल्क है उसको इजाज़त नहीं देंगे। ईरान था, उसके बारे में जो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, उसके अलावा जो अमेरिका है, उनके काफ़ी रिजर्वेशन थे, उनके काफ़ी वो खदशात थे कि जो ईरान है वो जो न्यूक्लियर वेपन है उसको बनाने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। 2015 में क्या हुआ कि बिटवीन ईरान और दूसरी साइड पे जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशन के, इसके अलावा जर्मनी था, के दरमियान ये डील हुआ बेसिकली जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है 2015 में। अब जो JCPO है इसके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि जो ईरान है इसको 10 साल के लिए पीछे धकेल दे। अब इस डील में उन्होंने ये कहा कि जो ईरान है वो 15 साल तक जो है 3 से 5% जो यूरेनियम है उसको एनरिच करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि जो 3 to 5% जो यूरेनियम होता है वो सिर्फ ओनली पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब जो यूरेनियम है उसको 2 पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक जो पर्पस है पीसफुल जो पर्पस है वो ये है कि जो मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर दूसरी साइड पे हम देखें वो है मिलिट्री पर्पस या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। इससे अलावा जब वो ये 20% से ज़्यादा वो उसकी एनरिचमेंट होती है तो फिर ये जो है वो डेंजरस होता है, और आगे जाके अगर ये 90% तक पहुंचता है तो वो उससे जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो बन सकता है। इसके अलावा ये कि जो दूसरी साइड पे जो कंट्रीज थे लाइक अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी, उनकी जितनी भी वो उनकी जो इंस्पेक्टर होंगे उसको वो इजाज़त होगी कि वो ईरान जाके इस डील के बारे में टाइम टू टाइम क्या करे, वो इंस्पेक्शन करे कि क्या ये डील जो है इन प्रोविज़न के मुताबिक वो चला रहा है या नहीं चला रहा है। इसके अलावा उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो क्या 3 से 5% के दरमियान है या इससे ज़्यादा है। इसके अलावा जो ही 2016 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो आती है अमेरिका में, तो 2018 से पहले ये ट्रंप हमेशा से उन्होंने अपने इलेक्शन के कैंपेन में भी यही कहा कि जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुआ है वो सरासर जो है वो एक वर्स्ट डील है, एक हॉरिबल डील है, एक लॉफेबल डील है। मतलब जो ईरान है उसको मज़ीद जो है वो कंडीशंस हमें देने चाहिए इस डील में, क्योंकि ये जो डील है कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इस वजह से जो इसराइल था, जो अमेरिका था, उनके हमेशा से ये रिजर्वेशन रहे कि जो ईरान है सपोज़ ये 15 साल बाद जो है वो आज़ाद हो जाएगा, तो उस दौरान अगर उन्होंने ये न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो डेवलप किए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रंप था उन्होंने 2018 में क्या किया कि जो न्यूक्लियर डील था उससे अमेरिका को विथड्रॉ किया। अब फिर अगस्त 2018 में जो IAEA है, जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है,
انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران ہے وہ ود ان اس جو انسٹرکشن ہے وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی بھی وہ جو ہے وہ وائلیشن نہیں کی ہے اس ڈیل کی. تو لہٰذا جو امریکہ ہے انہوں نے ویسے ہی مطلب اس جو ڈیل ہے اسے ودرا کیا ہے. تو جب ٹرمپ نے اس ایران جو نیوکلیئر ڈیل تھا اسے ودرا کیا تو اس کے بعد ایران پر جو تھے وہ کافی زیادہ سینکشن لگا دی گئی. اس سینکشن میں یہ تھی کہ جو ایران کی جتنی بھی فارن کنٹریز میں جو اکاؤنٹس تھے ان سب کو فریز کر دیا گیا. جی بات ہے اگر مطلب سپوز ایران جس کے ساتھ بھی وہ ٹریڈ کرنا چاہتا تھا یا دوسرا کوئی بھی کنٹری ایران کے ساتھ سپوز اگر ٹریڈ کرنا چاہتا تھا تو اگر وہ ٹریڈ کرتا تو اس کے بھی جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ بھی ان سینکشنز کے انڈر آتے. تو لہٰذا کوئی بھی جو کنٹریز تھا وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو ایران کے جو آئلز تھے جو پیٹرول تھے وہ بھی وہ باہر جو تھے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو تھے ان سینکشنز کی وجہ سے ایران کی جو اکانومی تھی وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی. ہم بات کرتے ہیں کہ جو پھر جب جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آتی ہے 2020 میں تو انہوں نے یہ دوبارہ کوشش کی کہ جو JCPOA ہے اس میں ہم انٹر ہونے کے لیے تیار ہے. تو فائنلی کیا ہوا کہ ابھی جو ریسنٹلی جو بگ ڈیولپمنٹ ہے وہ آئی ہے کہ ابھی دوبارہ 29 نومبر سے جو آسٹریا کا کیپٹل ہے ویانا اس میں دوبارہ اس ڈیل کے حوالے سے نیگوسیشن وہ ہونے جا رہے ہیں. اب اس کے علاوہ جو ایران کی جو بگ اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ایران کی جو فورن جو فریز کر دیے گئے تھے 2018 میں ان سب اکاؤنٹس کو انفریز کر دیا گیا ہے. تو ہوپفلی دوستو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.